जय श्री राम दोस्तों। आप सभी दोस्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का षष्ठम दिन है और आज माता कात्यायनी माता जी की पूजा अर्चना की जाती है और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से फिर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मैंने सीडीपी की दोस्तों मैंने 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो भी मेरा दोस्त अगर टेट की तैयारी कर रहा है या सीटेट की तैयारी कर रहा है तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। साथ ही में दोस्तों मैंने हिंदी पैडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी मैंने दोस्तों 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज ये 8वां पार्ट है और सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। क्या है दोस्तों, मैंने ये प्लेलिस्ट बना दी है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, मतलब सीडीपी, और हिंदी पैडागॉजी मतलब शिक्षा शास्त्र की मैंने क्या है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। आप क्या है, ये सारी वीडियोस जो मैंने अपने चैनल ई एजुकेशन पर अपलोड करी हैं, इन्हें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं सभी दोस्तों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके सीडीपी की वीडियोस जो मैं 9 वीडियोस अपलोड करी हैं उनको देखें, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, और साथ में हिंदी पैडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की जो वीडियोस हैं इनको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ सके, आपको ये पता लगे कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है उसको हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर कितने आराम से कर सकते हैं और जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आगामी वर्ष क्या है, चुनावी वर्ष है। तो यूपी टेट है 29 जनवरी और 30 जनवरी को 2026 में कंडक्ट होने वाला है। इसकी भी तैयारी क्या है, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो मेरे चैनल से जुड़ें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, आगे हम अपने सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हिंदी शिक्षा शास्त्र का ये 8वां पार्ट है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं, हम अपना सेशन अब आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पिछला पार्ट हमने अपलोड किया था उसके आगे के क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, और दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ हैं, जो हिंदी पैडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की जो वीडियोज़ हैं, ये 15 से 25 मिनट की ड्यूरेशन में होती हैं ताकि कोई भी मेरा दोस्त है, कोई भी अभ्यर्थी है जो यूपी टेट की तैयारी कर रहा है या सी टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है, इन वीडियोस को देखने में ज़्यादा कठिनाई का महसूस ना करे या फिर बोरिंग का महसूस ना करे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या है, सिर्फ 15 से 25 मिनट का ड्यूरेशन रखा हुआ है ताकि क्या है, आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकें और अपनी हिंदी पैडागॉजी का जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, यह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें यह कहा गया है कि जो एक पहली कक्षा में जो बच्ची है उसका नाम सलमा है, वो क्या है, किताब को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह क्या तरीका है। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, अज्ञानता है। तो देखो अज्ञानता ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानता मतलब होता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है लेकिन उसको इतना ज्ञान है कि वो कतब तो लिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ज्ञान है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके साथ क्या है, नियंत्रित लेखन। नियंत्रित लेखन मतलब होता है कि जो किताब लिखा है एज इट इज, अगर एज इट इज ही वो बच्ची लिख देती तो क्या होता, तो ये इसका मतलब यह होता कि वो नियंत्रित लेखन में है, लेकिन ये उसने, उस बच्ची ने क्या किया, किताब को कतब लिखा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों। फिर क्या है, लापरवाही। तो देखो लापरवाही इसलिए नहीं होगा क्योंकि
बच्ची क्या है, पढ़ रही है, जो सलमा है वो पढ़ रही है, इसलिए क्या है, लापरवाही का शब्द का यूज़ करना भी इस ऑप्शन में सही नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और उस ऑप्शन का क्या है, सबवर्तनी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सबवर्तनी। अगर कोई भी विद्यार्थी किताब को कतब लिखता है या लिखती है, जो विद्यार्थी है, अगर लड़का है लिखता है, लड़की है तो लिखती है, तो जैसे इस प्रश्न में बोला है सलमा, तो मतलब सलमा क्या एक लड़की है, वो क्या है किताब को कतब लिख रही है, तो ये क्या है, किस चीज़ का उदाहरण है, ये है सबवर्तनी का। किसका, सबवर्तनी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये 1 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। कैसे, जैसे कि अगर आपको पता है कि अंतरक्रिया, अंतरक्रिया जो होता है इंग्लिश में इसे कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इंग्लिश में क्या है, इंटरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो अंतरक्रिया होता है उसे हम क्या है, इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वैसे हम समझे तो इसका जो ये कहा है, ये किसने कहा है, ये वाइगॉट्स्काई ने कहा है। किसने कहा है, वाइगॉट्स्काई ने कहा है, जो कि संस्कृति की बात करते हैं और सामाजिक की बात करते हैं, अंतरक्रिया की बात करते हैं, तो सामाजिक भी है यहाँ साथ में और अंतरक्रिया। तो ये कौन कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं लेव वाइगॉट्स्काई, तो इन्होंने कहा है। बाकी मैं स्किनर की अगर मैं बात करूँ तो स्किनर क्या है, प्रैक्टिस की बात करते हैं, रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, रिपीटेशन की बात करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये स्किनर के रिस्पेक्ट में बात है। अगर हम प्याजे की बात करें, ठीक है ना दोस्तों, किसकी, अगर हम प्याजे की बात करें तो प्याजे जी ने 4 स्टेज दी हैं, जिसके अंदर सेंसरी मोटर की बात करी है इन्होंने, प्री ऑपरेशनल की बात करी है इन्होंने, इसके बाद इन्होंने कॉग्निटिव की बात करी है, जो उनका थर्ड ऑपरेशन है, कॉग्निट जो कॉन्क्रीट ऑप्शन, कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने फोर्थ जो स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करी है। ठीक है ना, तो ये उसके संदर्भ में बात है। नोम चॉम्स्की जो है ये हमारे लैंग्वेज के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड है, लेव वाइगॉट्स्काई ने ये बात कही है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 115वां क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है ना। तो सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव की बात हो रही है, और द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, व्यावसायिक, तो व्यावसायिक की बात हो रही है, कमर्शियल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो व्यावसायिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है द्विभाषिकता के साथ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, साहित्यिक, साहित्यिक अगर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का अगर कोई विद्यार्थी होता तो हम साहित्यिक के रिस्पेक्ट में सोच सकते थे। तो इसलिए क्या है, इसके रिस्पेक्ट में हम बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राथमिक जो स्कूल्स होते हैं उसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक क्या विद्यार्थी होते हैं उसके संदर्भ में बात है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वैज्ञानिक, आप साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो द्विभाषिकता क्या साइंटिस्ट से उपलब्धियों का सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इस क्वेश्चन का वो है विद्वत। क्या है, विद्वत। करेक्ट ऑप्शन क्या है, विद्वत। अब जो विद्वत होता है इसे हम इंग्लिश में क्या है, स्कॉलरली बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। क्या है ये स्कॉलरली होता है दोस्तों। स्कॉलरली का मतलब होता है दोस्तों कि विद्वान ज्ञान। ठीक है, जो विद्वत का मतलब आप समझे, विद्वान ज्ञान या फिर विद्यार्थी के अनुरूप। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी के अनुरूप। तो इसका मतलब है द्विभाषिकता और विद्वत मतलब विद्यार्थी के अनुरूप उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो विद्वत क्या होता है, इसका मतलब स्कॉलरली भी होता है, विद्वान ज्ञान भी होता है, और इसका होता है विद्यार्थी के अनुरूप। ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी
किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम। अब जो व्याकरणिक नियम होता है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जब कक्षा 1 से 5 विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है, तो जो व्याकरण होता है, व्याकरणिक नियम है ये, तो इसमें क्या है, कोई भी रूल की बात नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्या है, व्याकरण ज्ञान। तो इसमें क्या है, हमें विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इसके संदर्भ में क्या है, हमें कोई भी बात ज्ञान की, ना तो किसी बात व्याकरण ज्ञान की किसी बात की आवश्यकता है और ना ही व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बोला भाषा ज्ञान। अब भाषा ज्ञान का मतलब क्या है? भाषा ज्ञान भी मतलब क्या है, व्याकरण से ही संबंधित है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 3 ऑप्शन क्या है, एक ही भाषा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, नहीं होंगे। तो एक ऑप्शन बचा हमारा भाषा प्रयोग। अगर आप देखें, जब बच्चा कक्षा 1 से 5 का विद्यार्थी है, तो वो क्या है, अलग अलग, जैसे मान के चलो अलग अलग राज्य से है और वो एक जगह आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिमाचली बोल रहा है, और कोई जैसे हिंदी में ही बात कर रहा है। लेकिन वो जब आपस में मिलेंगे तो उनको क्या है, जब आपस में वो बात करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे और आपस में जब वो इंटरेक्शन करेंगे, तो उसमें क्या है, जब अगर आप उनकी बातें भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो जो प्राथमिक स्तर होता है, तो बेसिकली क्या है, हिंदी भाषा अगर पढ़ाते समय जो हिंदी भाषा का संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देना चाहिए, तो कौन सा पक्ष है, वो है भाषा प्रयोग। क्या भाषा प्रयोग, उन्हें बच्चों को क्या है, भाषा भाषा प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मौके देने चाहिए। ठीक है ना। ताकि क्या है, बच्चा अपने अपने अनुभवों को, अपनी बातों को अपनी मातृभाषा में और अपनी भाषा के द्वारा क्या है, वो व्यक्त कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से इसलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो आप देंगे भाषा प्रयोग पे। किस पे बल देंगे, भाषा प्रयोग पे। ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा है दोस्तों, मौखिक भाषा का आकलन, ठीक है, पर सर्वाधिक बल देता है। अब देखो, मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा क्या है, जब वो भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है ना, और जब वो उसको पता है, जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे कोई मौखिक भाषा की बात हो रही, जब वो उस अनुभवों को बता रहा है, जैसे कोई बच्चा है, मान के चलो दशहरा है, अब जैसे दशहरा चल रहा है, दशहरा कहीं स्टार्ट मेला होगा, है ना, कहीं दशहरे के मेले स्टार्ट होंगे, कहीं चल रहे हैं। तो इसमें अब बच्चा अगर गया, तो उससे वो क्या अपने अनुभव देखेगा कि वो घर से गया, तैयार होके गया, उसने कौन कौन से खिलौने देखे वहाँ पे, क्या क्या उसने खाया है वहाँ पे, और वहाँ पे उसने रामलीला भी देखी है, तो रामलीला में किस चीज़ का चित्रण हो रहा था, वो सब कुछ देखता है। तो वो क्या है, तो वो सुबह देखेगा, और उसको जब अवसर मिला है देखने का, और फिर क्या है, अगर वो क्लास में है, अगर वो अपनी क्लास में भी है और टीचर जो अध्यापक है वहाँ पे, या अध्यापिका जी हैं, तो वो क्या है, अगर उस विद्यार्थी को उठा के उससे पूछेंगे उसके अनुभवों को, तो वो क्या है, जब वो बताएगा, तो वो क्या है, जो एक उसके विचारों में क्या होगी, क्रमबद्धता होगी, कि वो घर से निकला, उसने क्या क्या देखा, उसने खाने उसने मतलब बाहर कुछ खाया, समोसे खाए, जलेबी खाई, या और कुछ खाया उसने, और उसने फिर उसके बाद कुछ खिलौने खरीदे कि नहीं खरीदे, क्या उसने खेला, अपने दोस्तों के साथ गया था, क्या वो अपने माता पिता के साथ गया था। वो सब क्या है, जब वो अपने जब जब उससे टीचर कहेगा, वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा, तो क्या उसमें उसके विचारों में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता। तो इस वजह से क्या है, जो क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, उच्चारणगत शुद्धता। तो उच्चारणगत शुद्धता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन करना है मौखिक भाषा का, तो उसमें क्या है, उच्चारणगत शुद्धता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का विद्यार्थी है, इसलिए क्या है, उच्चारणगत शुद्धता की कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। धारा प्रवाह की तीव्रता। तो धारा प्रवाह की तीव्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है, रुक भी सकता है, थोड़ा उसको सोचने में टाइम भी लग सकता है, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। फिर क्या, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। क्या बच्चे को संस्कृत शब्दों का ज्ञान होना चाहिए? अगर बच्चा, जब आपको पता है कि जब बच्चा छोटा है, तो उसे क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड वाला है, विचारों की क्रमबद्धता।
क्या है, विचारों की क्रमबद्धता। जो भी वो एक्सप्लेन करेगा बच्चा, कोई भी अपने विचारों को बताएगा, उससे अवसर मिला है, मौका मिला है, तो वो क्या बताएगा, अपने विचारों को क्रमबद्धता के साथ व्यक्त करेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो इसमें कहा है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं, सोचते और विचार करते। देखो, सोचना और विचार करना, सोचते भी हैं, विचार, तो दोनों क्या है, एक ही संदर्भ में बात हो रही, तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद बोला है, हम भाषा के माध्यम से अनुभव करते हैं और महसूस भी करते हैं। देखो, भाषा के माध्यम से हम महसूस तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई अनुभव है अगर, लेकिन अनुभव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अनुभव, जब अनुभव होगा तभी तो महसूस करेंगे। तो ये क्या है, जो अनुभव की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो भाषा के माध्यम से एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, हमें रियल लाइफ सिचुएशन से या जो निजी जीवन में चल रहा है उससे जुड़ने से ही अनुभव होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से चिंतन और विचरण। देखो, चिंतन को अगर हम देखें तो कॉग्निटिव है, विचरण मतलब क्या होगा, घूमना। ठीक है ना। तो भाषा के माध्यम से हम चिंतन कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हम उसे विचरण भी कर सकते हैं, तो नहीं, ये बात नहीं बनेगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं। बिल्कुल, हम भाषा के माध्यम से क्या है, सोचते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण क्या है, जैसे उस पैराग्राफ में, उस लाइन में कुछ लिखा है, तो हम उसके क्या है, सोचने पे, मंथन करने पे, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। या मजबूर नहीं होते, मतलब उसको विचार करके क्या है, हमें अर्थ निकालने में क्या है, अर्थ निकालने में क्या है, हमें सहायता प्रदान करता है। इसलिए हमें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। क्या करते हैं, महसूस भी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है ना दोस्तों। तो जो ये क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं, सोचते और महसूस भी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। ठीक है। तो देखो, भाषा सीखने सिखाने, ठीक है ना, भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से नाता ना टूटे। तो देखो दोस्तों, जब ये कंसेप्ट है कि उसका क्या है, भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए ताकि क्या है, उसका भाषा से कोई भी संबंध टूटे ना, तो इसका मतलब क्या है, उसको क्या है, उधर अवसर प्रदान किए गए होंगे। ठीक है ना। बोलेंगे जैसे व्याकरण, व्याकरण सीखने से तो देखो रूल्स होते हैं, रूल क्या है, भूल जाते हैं, तो नाता तो हमें टूट ही जाएगा। व्याकरण अगर सीखने की बात करेंगे या व्याकरण नियम की बात करेंगे, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद है भाषा की परिभाषा। तो जो भाषा की परिभाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये भी क्या है, व्याकरण के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि सर्वनाम किसे कैसे किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, है ना। तो भाषा की परिभाषा के संदर्भ में हमें सीखने सिखाने से, अगर हम भाषा की परिभाषा का ज्ञान ले लें, तो क्या हम ज्ञान लेने से क्या नाता नहीं टूटेगा। तो देखो, बच्चे को क्या है, अगर आप अवसर प्रदान करेंगे, उसे बोलने का मौका दिया जाएगा, तब नाता नहीं टूटेगा। लेकिन आपने उसे मौका ही नहीं दिया, सिर्फ रटा दिया या भाषा की परिभाषा ही अकेली बता दी, तो क्या है, इससे नाता टूट सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, बच्चे को क्या करना है, सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा करना है ताकि उसका नाता ना टूटे, तो हमें भाषा की परिभाषा पे बल नहीं देना है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, व्याकरण रटने। देखो, हमें रटने की कभी बात नहीं करनी है, और व्याकरण नियम को नियम हमें रटने के लिए नहीं कहना है बच्चे से। बच्चे को हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चे को हमें डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है, जो अपने विचारों को अनुभव करके व्यक्त कर सकता हो, उसे अवसर प्रदान करने हैं, उसे मौके प्रदान करने हैं, जो भी बच्चा है। ठीक है ना दोस्तों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, वही करेक्ट है, क्या, भाषा प्रयोग। तो हमें क्या करना है, बच्चे को क्या है, अवसर देना है भाषा प्रयोग करने के। अगर उसकी गलतियां भी हैं, अगर वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है और उसमें क्या है, कुछ गलतियां कर रहा है बोलते वक्त, या कुछ ऐसी बात जिसमें आपको लग रहा है कि उसका प्रोनाउंसिएशन गलत है या कुछ भी चीज़ है, तो उसको बताते, जब वो बोल रहा है तभी उधर उसको गलतियों, उसकी गलती का एहसास, मतलब एहसास कराने का मतलब है, उससे बताएं कि ये गलत है, तो बच्चा भी समझेगा कि हाँ, ये चीज़ गलत हो रही है, और उसको समझते हुए उस भाषा के सीखने सिखाने का जो ये दायरा होगा उससे और जुड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, भाषा प्रयोग। ठीक है दोस्तों। तो मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या है, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, और साथ में ये भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर का मतलब हुआ दोस्तों कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। इसमें कहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि जो बाल साहित्य होता है, बाल साहित्य होता है जो मदद करता है, क्यों मदद करता है ये बताना है। वह सरल होता है, तो बच्चों को वह सरल होता है, तो सरल के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करेंगे कि वो वह सरल होता है, ठीक है ना दोस्तों, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। वह रंगीन चित्रों वाला होता है, अगर सिर्फ रंगीन चित्र के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो रंगीन चित्र तो कुछ भी देखेगा, तो भाषा सीखने सिखाने में वो कैसे मदद हो सकता है, योगदान कैसे कर सकता है, तो सिर्फ रंगीन चित्र भाषा सीखने सिखाने में प्राथमिक स्तर पर कोई सहायता नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। वह बच्चों के लिए है, हाँ मानते हैं बच्चों के लिए है, लेकिन वो भाषा कहाँ सिखा रहा है, तो इसलिए क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा दोस्तों, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन बचा है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। रंगतें मतलब क्या, उसका एक मतलब तरीका बताता है, जो वह भाषा के रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। भाषा के रंगते, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है वो क्या कहानी के साथ सीखता है, कहानी के संदर्भ में सीखता है, तो वह भाषा के रंगते प्रस्तुत करता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में। और मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरा दोस्त अगर टेट की तैयारी कर रहा है या सीटेट की तैयारी कर रहा है तो वो मेरे चैनल से जुड़े। मैंने इस पर CDP हिंदी में बोलें अगर, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। और हिंदी पेडागोजी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, हिंदी पेडागोजी की मैंने आज का सेशन मिला के 8 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। वो क्या है, आप प्लेलिस्ट, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, वहाँ प्लेलिस्ट बनाई है मैंने अपने चैनल पे, आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये प्लेलिस्ट आप तभी देख सकते हैं मेरे दोस्तों जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करें ताकि अगर मैं कोई भी नोटिफिकेशन अपने चैनल एजुकेशन पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पेडागोजी में, किसी क्वेश्चन में समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएं, ताकि मैं क्या है उस पर काम करूँ, उस प्रश्न पे भी, और आपको समझाने में, आपको समझने में मैं कुछ सहायता आपको प्रदान कर सकूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।